नमस्कार साथियों, मैं कामतब साहब आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। साथियों, सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईवीएस का जो पेडागोजी का जो भाग है उसमें हमें अच्छे अंक प्राप्त हों, और उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पेडागोजी से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें एक बालक के अनुसार, साथ ही शिक्षक के अनुसार विचार करें और उसके बाद हम उन प्रश्नों के उत्तर लगाएं। जब इस प्रकार से हम उन्हें हल कर पाएंगे तो हमें निश्चित रूप से पेडागोजी में अच्छे अंक प्राप्त होने के साथ साथ सीटेट में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट ईवीएस पेडागोजी में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होता है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार से शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के लिए शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावी रूप से कर सकता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होने के नाते अध्यापक बालक के इर्द गिर्द जो भी पर्यावरण है, चाहे उसका विद्यालय हो, समुदाय हो या उसके आसपास का, उसके परिवार का जो भी वातावरण हो, उसको सृजनात्मक प्रयोगशाला के रूप में वह प्रयोग करे, जिससे बालक को खोज के, छानबीन करने के, प्रयोग करने के, निरीक्षण करने के, उसको अभिलेखन के अवसर प्राप्त हों। दूसरा जो पॉइंट है, शिक्षक यह भी माने कि वास्तविक जीवन की जो प्रक्रिया हैं या बालक जो अनुभवों से सीखता है वह बालक के अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका होता है, क्योंकि इस प्रकार का जो अधिगम होता है वह बालक में लंबे समय तक रहता है। जैसे बालक पानी के अनुभव को जानता है और पानी का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में वह करता है, तो वहाँ से उसको शुरुआत करते हुए, वहाँ से उसको बढ़ाते हुए बालक को पानी क्यों महत्वपूर्ण है, पानी का प्रयोग हम कहाँ पर व्यर्थ रूप में करते हैं या अधिक मात्रा में उसको प्रयोग करते हैं, किन कारणों से जल स्तर लगातार कम हो रहा है और पानी को हम किस प्रकार से पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पानी की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं। ये बालक के वास्तविक जीवन की प्रक्रियाओं और अनुभवों से ही संबंधित है। वहाँ से वह उन्हें देखते हुए, वहाँ से वह उनसे सीखते हुए उस विषय में अपनी समझ को विकसित कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक जीवन की जो भी प्रक्रिया है या अनुभव है, उससे सीखने का जो भी माध्यम है वह बालक का प्रभावी तरीका होता है। अगला पॉइंट कि शिक्षक जो बालक का सामाजिक संदर्भ है उसे अपने शिक्षण से जोड़े, जिससे जो समाज या समुदाय है जब उससे वह जुड़ाव महसूस करेगा तो बालक में सहभागिता और सहयोग आधारित अधिगम प्रोत्साहन होगा और बालक सहयोग और सहयोग आधारित अधिगम के द्वारा प्रभावी जो अधिगम है कर पाएगा। यदि हम अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो बालक के अधिगम या कहें बालक को जो भी क्रियाएं या बालक को जो भी खोज के अवसर दिए जाने हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर हों या मूर्त से अमूर्त की ओर हों, और इसी को हमें बालक के समक्ष प्रोत्साहित करना है। कहने का तात्पर्य है कि बालक के समक्ष जो भी नई अवधारणाएं हैं या जो भी ज्ञान है वह ज्ञान उसे जो पुरानी अवधारणाएं या बालक का जो पूर्व अनुभव है उनसे जोड़ते हुए उसे प्रदान करना है। जैसे हमने अभी पानी उपथीम के विषय में चर्चा की कि पानी उपथीम बालक के दैनिक जीवन में उपयोग से प्रारंभ हुआ, वहाँ से इस सोच को बढ़ाते हुए बालक को ज्ञात से अज्ञात की ओर या कहे जो मूर्त या प्रत्यक्ष रूप में जिस रूप में उसने पानी को अपने दैनिक जीवन में देखा, वहाँ से शुरुआत करते हुए जो बालक अज्ञात है, जो अमूर्त है, उसके विषय में समझ विकसित करना है। इसी प्रकार से भोजन उपथीम के विषय में भी हमने एनसीईआरटी नोट्स में अध्ययन किया
कि भोजन उपथीम की जो शुरुआत थी दैनिक जीवन में हम अपने घर में कौन कौन से भोजन करते हैं वहाँ से प्रारंभ हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि बालक को जो भी हमें अधिगम कराना है वह अधिगम बालक का ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर हो। इसके साथ साथ ईवीएस की जो भी अवधारणाएं हम बालक को प्रस्तुत करें वह बालक को पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ते हुए प्रस्तुत करें, जिससे बालक का जो क्लास का ज्ञान है उसको वह अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके और जो भी ज्ञान है वह उसको वास्तविक लगे। साथ ही बालक में जो ईवीएस से संबंधित अवधारणा है उसकी एकीकृत और सम्मिलित और विस्तृत समझ उसमें विकसित हो सके। वह प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में परस्पर अंत संबंध को समझ सके, उसकी समझ भी उसमें विकसित हो सके। अध्यापक यह भी माने कि ईवीएस शिक्षण में सीखने में प्रेरणा, रोचकता, उसके लिए परिवेश या माहौल तैयार करना, बालक के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना जो उसके विद्यालय में हो या उसकी क्लास में या उसके बाह्य वातावरण में, ये सभी महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि बालक का जो अधिगम है वह जब प्रभावी होगा जब बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा, बालक में रोचकता होगी, बालक अधिगम करने के लिए तत्पर होगा। तो इन सब के लिए माहौल तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस अधिगम के लिए जो संसाधन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, चाहे वह विद्यालय हो या विद्यालय के बाहर, दोनों में महत्वपूर्ण होती है। साथ ही जो उसकी क्लास का जो वातावरण है वह लोकतांत्रिक हो, प्रजातांत्रिक हो, जहाँ पर बालक को काम करने के, गतिविधियों में भाग लेने के, बालक को विचार करने के, बालक को अभिव्यक्ति के समान अवसर मिले और उनकी बातों को महत्व दिया जाए। यदि हम अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो बालक के जो वैकल्पिक ढांचे हैं, वैकल्पिक ढांचे से तात्पर्य होता है कि बालक का पूर्व अनुभवों या निजी अनुभवों के आधार पर उसका जो नज़रिया होता है, उसके जो विचार होते हैं वह वैकल्पिक ढांचे कहलाते हैं। तो उसके उन वैकल्पिक ढांचों अर्थात विचार और नज़रियों को अध्यापक समझने का प्रयास करे और उनको धीरे धीरे उनके जो वास्तविक विषय वस्तु है या वास्तविक ज्ञान है या वास्तविक ढांचा है उससे वह परिचित हो। साथ ही शिक्षक यह भी माने कि बालक को सिखाने की कोई भी विधि अंतिम विधि नहीं होती और बालक को ईवीएस शिक्षण के लिए हो या अन्य किसी भी शिक्षण के लिए जो विधि का चयन है वह बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं जैसे उसकी आयु, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी समझ, उसकी परिपक्वता के अनुसार हमें निश्चित करनी है। जैसे कोई बालक आँखों से कम दिखाई देने वाला है तो उसके लिए हमें दृश्य सामग्री कम और श्रवण सामग्री हमें अधिक प्रदान करनी है। इसी प्रकार से अन्य जो अधिगम अशक्तता है या विकलांगता है या उसकी अन्य व्यक्तिगत भिन्नता है उनको ध्यान में रखकर ही हमें शिक्षण विधि का चयन करना है। यदि अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में अध्यापक बालक की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करें और आधुनिक समय पर यह और भी महत्वपूर्ण है कि बालक का अधिगम जब भी प्रभावी होगा जब बालक अधिक से अधिक सक्रिय होगा। तो बालक सक्रिय जब होगा जब बालक को गतिविधियों में प्रतिभाग करने के, सामूहिक चर्चा, वार्तालाप, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। एक अध्यापक यह मान सकता है कि बालक अधिक भागीदारी जब करेगा जब उसकी क्लास में बालक की जो मातृभाषा है उसको महत्व दिया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। बालक के अंदर जो असफल होने का, फेल होने का, बेहतर न कर पाने का, सजा मिलने का
कोई भय न हो, कोई डर न हो, तो वह उन गतिविधियों को, उन क्रियाकलापों को अधिक से अधिक करेगा। और साथ ही जो बालक की जो वैकल्पिक ढांचे हैं या बालक के जो भी अनुभव हैं उन्हें भी अध्यापक महत्वपूर्ण माने। साथ ही बालक के जो नज़रिया हैं, बालक के जो विचार हैं या बालक की जो बातें हैं उसको अध्यापक ध्यान से सुने और उन्हें महत्व दे और उन वैकल्पिक ढांचों को धीरे धीरे वास्तविक विषय वस्तु से परिचित कराए, वास्तविक ज्ञान से परिचित कराए। तो इस प्रकार से अध्यापक जब एक साथी, एक सुविधादाता, एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा तो वह बालक के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अध्यापक को क्या करना है कि बालक को सीखने के लिए संसाधन, गतिविधियां और अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो बालक का जो अधिगम है वह अधिक प्रभावी हो सकेगा। अब हम चर्चा करें ईवीएस शिक्षण की शिक्षण गतिविधियों के विषय में। तो एक अध्यापक ईवीएस शिक्षण में 3 प्रकार की शिक्षण गतिविधियों को अधिकांशतः प्रयोग में लाता है। सबसे पहला कि कक्षा में होने वाली गतिविधियां। तो कक्षा में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा करें तो सबसे पहले मानचित्र निर्माण। बालक को मानचित्र निर्माण प्राथमिक स्तर पर इसलिए प्रदान किया गया या यह कौशल बालक में इसलिए विकसित करने का उद्देश्य रखा गया जिससे बालक सापेक्ष स्थिति और दिशा ज्ञान से परिचित हो सके। इसके अलावा समूह चर्चा, वन, पानी, भोजन, मौसम संबंधी बीमारी या अन्य विषयों पर बालक से समूह चर्चा कराई जा सकती है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी बालकों को चिंतन करने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बालक पर पोस्टर निर्माण या चित्र निर्माण के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में बालक से क्लास में प्रतिभाग कराया जा सकता है। इसके अलावा अवलोकन, प्रयोग प्रदर्शन, सवाल, अनुमान, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि उसे क्लास में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आ सकती हैं। यदि हम चर्चा करें बालक की क्लास से बाहर की जाने वाली गतिविधियों के विषय में तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रमण अर्थात घूमना। तो बालक जब भ्रमण करता है तो यह ईवीएस शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि समझी जाती है, क्योंकि घूमने के साथ साथ बालक को अवलोकन करने और आंकड़े एकत्र करने के अवसर मिलते हैं, बालक को निष्कर्ष निकालने के भी अवसर मिलते हैं। जैसे बालक बाजार में गया और उससे प्रश्न किया गया कि बाजार में क्या क्या मिलता है, वह कहाँ कहाँ से आता है। तो इस प्रकार से वह वहाँ पर बाजार में देखेगा कि बाजार में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं और चर्चा करेगा, समुदाय से मिलेगा और यह जानने का प्रयास करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सर्वेक्षण में भी बालक अपने वातावरण में जाता है और कई जानकारियाँ इकट्ठा करने का प्रयास करता है, जैसे किस मौसम में क्या पैदा होता है और किस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार से बालक को विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने के अवसर मिल जाते हैं। इसके अलावा बालक को समुदाय से अंतःक्रिया करने के, किसान, कारीगर, बस्ती के लोगों से बातचीत करने की भी अवसर बाहर की जाने वाली गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा खेल, प्रदर्शन के अवसर, प्रयोग, खोज, अवलोकन के अवसर भी बालक को बाहर की जाने वाली गतिविधियों में कराए जा सकते हैं। अब चर्चा करेंगे रचनात्मक गतिविधियों पर। तो रचनात्मक गतिविधियां बालक के क्लास और उसके बाहर दोनों जगह आयोजित की जा सकती हैं। उनमें सबसे पहले है प्रदर्शन कला, जैसे संगीत है, गायन है, अभिनय या रोल प्ले या कुछ निर्माण कार्य। और दूसरा है निर्माण कला, जहाँ पर बालक को मिट्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ें या लकड़ी की विभिन्न प्रकार की चीज़ें या अन्य प्रकार की चीज़ों के निर्माण करने के अवसर दिए जाते हैं। रचनात्मक गतिविधियों में वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, कहानी, कविता, घटना वर्णन, विश्लेषण, पहेलियाँ आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यदि हम अब चर्चा करें कि इन गतिविधियों को सम्मिलित करने का जो महत्व है वह क्या है
और ये गतिविधियाँ बालक के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला, जो भी शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं वह पाठ एवं वास्तविक पर्यावरण को समझने की प्रक्रिया में सहायता करती हैं, क्योंकि ये गतिविधियाँ प्रकरण को दोहराती हैं, ज्ञान का पुनः निर्वेशन करती हैं, बालक को सोचने विचारने को चुनौती देती हैं, इन पर पूरी क्लास में चर्चा करने के अवसर उपलब्ध कराती हैं और इस प्रकार से बालक पाठ को, उसके वास्तविक पर्यावरण को समझने में सफल होता है। यदि अगले पॉइंट पर बात करें तो ये जो गतिविधियां हैं बालक को विभिन्न प्रकार के कौशल, जैसे उसको अवलोकन, अभिलेखन, वर्गीकरण, विभाजन आदि को विकसित करने का प्राप्त होता है। इसके अलावा इन गतिविधियों के द्वारा बालक को चित्रकला, अभिनय, कल्पना, चिंतन, रचनात्मक एवं लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति को भी विकसित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये गतिविधियां बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों के अवसर प्रदान करेंगी, जिनमें कई ज्ञानेंद्रियां तथा योग्यताओं का प्रयोग होता है। अर्थात भोग ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग के अवसर से बालक अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर पाता है और बालक का जो ज्ञान है वह स्थायी होता है, क्योंकि कहते हैं कि बालक की जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा बालक का ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी होगा। इसके अलावा इन गतिविधियों या क्रियाकलापों के द्वारा बालक को विभिन्न जीवन कौशल जैसे सहयोग, बांटना, समझौता तथा संगठन आदि का निर्माण करना और उसका महत्व भी बालक सीख जाता है और उसे अपने वास्तविक जीवन में भी अपनाता है। ये गतिविधियाँ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में समानताओं और विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने में भी सहायक होती हैं। ये गतिविधियाँ केवल बालक के अधिगम संसाधन की तरह प्रयोग में नहीं आती, बल्कि बालक का जो आकलन है, बालक का जो मूल्यांकन है, उसके साधन की तरह काम करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालक का जो आकलन, जो उसके सीखने सिखाने के दौरान चलने वाली प्रक्रिया के रूप में होता है, बालक के सतत एवं निरंतर आकलन के रूप में ये गतिविधि और क्रियाकलाप कार्य करते हैं और बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके अलावा ये जो गतिविधियां हैं बालक को स्वयं समस्या और उनके समाधान ढूंढने के भी अवसर देती हैं, जिससे बालक में कल्पना, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, लचीलेपन, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि का विकास होता है। कहने का तात्पर्य है ये गतिविधियां बालक को सोचने के लिए विवश करती हैं। जैसे बालक को पाठ्य पुस्तक में कई प्रकार के प्रश्न दिए गए, यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, यदि 1 माह तक बिजली ना आए तो क्या होगा, यदि धरती पर वृक्ष न रहें तो क्या होगा, पानी ना हो तो क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह बालक को उन पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक संरक्षण के साथ साथ जो उसके वास्तविक जीवन में जो तर्क और चिंतन का उपयोग होता है उनको विकसित करने में महत्वपूर्ण होती है। और जब बालक का जो तर्क है, जो मानसिक क्षमता है, जब वह विकसित हो जाती हैं तो जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति भी वह उन्हें प्रयोग करता है और उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। तो इस प्रकार से ये गतिविधियां बालक में कल्पना, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, लचीलेपन, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। इन गतिविधियों में बालकों को जो मानचित्र निर्माण था उसके द्वारा सापेक्ष दिशा एवं स्थिति की जो जानकारी है उसके कौशल को भी विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अध्यापक के दृष्टिकोण को, अध्यापक के द्वारा बालक को कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधि और क्रियाकलापों
और उन गतिविधि और क्रियाकलापों का बालक और अध्यापक के लिए क्या महत्व है उसके विषय में हमने चर्चा की। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। और सीटेट जब प्रश्न पत्र को आप हल करें तो आप इस दृष्टिकोण को शिक्षक के अनुसार याद रखेंगे और उसके अनुसार ही विकल्पों का चुनाव करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,